दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ड्रामा फैंटेसी फिल्म के बारे में जो पिछले साल आई सबसे खूबसूरत और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में से एक है। मैं बात कर रहा हूं 2019 में आई फ्रेंच फिल्म जे परडू mon corps यानी आई लॉस्ट माई बॉडी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जेरेमी क्लैपिन ने। ये गियोम लॉरेंट की बुक हैप्पी हैंड पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं हाकिम फारिस, विक्टोरिया डुबुआ और पैट्रिक दाजुमशाओ ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ बहुत ही अहम पहलुओं के बारे में जिससे हम इस फिल्म को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और आखिर में इसकी पूरी एनालिसिस के साथ इसकी एंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये कहानी है नोफेल की, या यूं कहें कि उसके हाथ की। फिल्म ओपनिंग क्रेडिट से ही शुरू हो जाती है। ओपनिंग क्रेडिट्स के साथ ही साथ हम एक मक्खी को देखते हैं। वहाँ ब्लड बह रहा है, शायद नोफेल का एक्सीडेंट हो गया है। वहीं हम उसके कटे हुए हाथ को भी देखते हैं। फौरन हम फ्लैशबैक में पहुँचते हैं जहाँ छोटा नोफेल मक्खी की आवाज़ को अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा है और अपने फादर से वो पूछता है कि एक मक्खी को कैसे पकड़ते हैं। उसके फादर उसे प्रोसेस समझाते हुए कहते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है, यहाँ आप हमेशा नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल ज़िंदगी की तरह है। फिर ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद हम सीधा पहुँचते हैं एक लेबॉरेटरी में। यहाँ एक हाथ लेबॉरेटरी के रेफ्रिजरेटर से भाग रहा है। वो वहाँ एक आदमी से बचते हुए सीधा खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर वो शहर को फील करता है और इसके साथ वो अपनी बॉडी से मिलने के लिए पेरिस के सबअर्ब्स में अपना सफ़र शुरू करता है। और ये बॉडी है नोफेल की। उसकी कहानी हमें फ्लैशबैक में सुनाई जाती है और मैं भी आपको ये उसी तरह से बताऊंगा। बचपन में जब नोफेल मोरक्को में रहा करता था तब वो एक पियानिस्ट और एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया करता था। एक दिन वो और उसके पेरेंट्स कार से सफ़र कर रहे होते हैं। इस दौरान वो अपने फादर को ड्राइव करते वक्त डिस्ट्रैक्ट करता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें वो तो बच जाता है पर उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसको मजबूरी में फ्रांस में अपने रूट कज़न और अंकल के साथ रहना पड़ता है, जिसे इमोशनली लोगों से दूर ही रहना पसंद है। उधर वो हाथ खुद को एक रूफ ड्रेन में फंसा हुआ पाता है जहां एक कबूतर उसे गिराने की कोशिश करता है अपने घोंसले को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद को बचाने के चक्कर में कबूतर को मार देता है और एक बड़े डस्टबिन में गिर जाता है। बिन्स को क्लियर करने वाले उसके बिन को वहाँ से ले जाते हैं, पर वो 100 कैन में घुस के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ ट्रेन गुजरते वक्त उसका सामना बहुत सारे चूहों से होता है और वो लाइटर का इस्तेमाल करके मुश्किल से वहाँ से बच पाता है। वो बाहर निकलता है और उसे वहाँ से एक क्रेन नज़र आती है। जब नोफेल बड़ा हो जाता है तब वो एक पिज्ज़ा डिलीवरी मैन का काम करता है। उसका बॉस अक्सर उसे डिलीवरी में लेट होने की वजह से कोसता रहता है। एक बार नोफेल गैब्रिएल नाम की एक यंग लड़की को उसके अपार्टमेंट ब्लॉक में पिज्ज़ा डिलीवर करने जाता है। इस दौरान वो कभी एक दूसरे को देखते नहीं हैं क्योंकि नोफेल उनके लॉबी के खराब सिक्योरिटी डोर की वजह से अंदर नहीं जा पाता और तेज़ बारिश की वजह से वो वापस भी नहीं जा पाता। पर उनकी इंटरकॉम पर बात होती है। यहीं गैब्रिएल पहली बार इग्लू का जिक्र करती है और नोफेल उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। उधर हाथ भी एक पार्क में बारिश रुकने का वेट करता है और थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है, और जब वो उठता है तो उस पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। वो उनसे बचते बचाते पानी में गिर जाता है और सहारा लेने के लिए ऊपर तैर रही एक बॉल को पकड़ लेता है, पर यहाँ से एक कुत्ता उसे बॉल समेत ही अपने मुंह में भर कर ले जाता है। उस कुत्ते का मालिक अंधा होता है और वो हाथ कुत्ते के साथ साथ उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां वो उस आदमी को पियानो बजाते हुए देखता है और उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है।
पर जैसे ही उस आदमी का हाथ उस पर पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल से वहां से बच के निकल पाता है। फिर वो एक बच्चे के घर से होते हुए क्रेन के बिल्कुल सामने वाले छत पे पहुंच जाता है। नोफेल गैब्रियल को ट्रैक करते हुए उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां वो काम करती है, और वो उसका पास के नेबरहुड तक पीछा करता है जहां वो एक कारपेंटर को मेडिसिन देने गई हुई है जो कि उसका रिलेटिव है। उसका नाम है जीजी। नोफेल वहां पहुंच के जल्दी से उसकी विंडो पे एक अप्रेंटिस की ऐड देखता है जिसे वो फौरन वहां आने के एक बहाने की तरह से इस्तेमाल करता है। शुरू में जीजी उसे अप्रेंटिस रखने के लिए थोड़ा झिझकता है, पर यह जानने के बाद कि नोफेल एक अनाथ है वो उसे काम पर रख लेता है। नोफेल अपने अंकल के घर से निकल जाता है और जीजी के प्रोवाइड करवाए हुए एटिक रूम में शिफ्ट हो जाता है। वो वहाँ कारपेंटर के टूल्स इस्तेमाल करना सीख लेता है और गैब्रियल के भी काफ़ी नज़दीक आ जाता है। हालांकि वो कभी उनके पहले एनकाउंटर का कभी जिक्र नहीं करता। वो काफ़ी वक्त साथ में बिताते हैं। एक बार गैब्रियल और नोफेल आर्कटिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो पहले भी इग्लू का जिक्र कर चुकी होती है। ये बातें जानने के बाद वो पास की बिल्डिंग के किसी रूफटॉप पर गैब्रियल के लिए एक लकड़ी का इग्लू बनाता है। एक दिन घर वापस आके उसे पता चलता है कि उसका कज़न गैब्रियल से बात कर रहा है, और उसे ये भी पता चलता है कि उसने उन दोनों को ही एक पार्टी के लिए इनवाइट किया है। शाम को नोफेल गैब्रियल को रूफटॉप पर ले जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे की किस्मत के बारे में बातें करते हैं, और नोफेल सोचता है कि क्या किस्मत को कुछ अनएक्सपेक्टेड करने से बदला जा सकता है, जैसे कि उस छत से पास में खड़ी क्रेन पर कूदने से। वो उसे अपना बनाया हुआ इग्लू दिखाता है और यहाँ पिज्ज़ा बॉक्स खोलते हुए वो उसे बताता है कि वो पहले इनडायरेक्टली मिल चुके हैं जब वो पिज्ज़ा डिलीवरी करने उसके अपार्टमेंट ब्लॉक में आया था। गैब्रियल ये बात सुन के बहुत अपसेट हो जाती है। उसे डर है कि नोफेल ने जीजी का फ़ायदा उठाया है सिर्फ और सिर्फ उसको पाने के लिए। गैब्रियल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस पूरे वाक़ये से वो बहुत ही हर्ट होता है। वो कज़न की पार्टी में अकेला चला जाता है और शराब के नशे में उसका झगड़ा हो जाता है। उधर हाथ एक छतरी का सहारा लेकर बहुत स्ट्रगल करने के बाद बिजी रोड के दूसरी तरफ पहुंच पाता है। अगली सुबह नोफेल हैंगओवर में ही काम पर जाता है। उसकी एक आंख लड़ाई की वजह से काली पड़ चुकी होती है, और इधर आखिरकार हाथ नोफेल तक पहुंच जाता है और अपने अलग होने का इंसिडेंट याद करता है, जिसमें नोफेल जिगसॉ पर एक लकड़ी काट रहा होता है कि तभी एक मक्खी से उसका ध्यान भटकता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी घड़ी ब्लेड में फंस जाती है और उसका हाथ कट जाता है। ये वही सीन है जो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। हाथ नोफेल के बेड पर लेट जाता है जब वो सो रहा होता है, पर वो फिर से खुद को अपनी बॉडी से जोड़ने की कोशिश करता है जो अब वो नहीं कर सकता, और फिर वो उसके बेड के नीचे छुप जाता है। नोफेल डिप्रेस्ड और निराश होकर अपना पुराना टेप रिकॉर्डर निकालता है जिसमें अभी भी उसके पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग्स हैं और उसमें उस एक्सीडेंट की टेप भी है। जीजी उससे बात करने की कोशिश करता है पर नोफेल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। गैब्रियल उससे मिलने आती है और देखती है कि उसका रूम तो खाली है। किचन के कबर्ड के अंदर उसे एक छोटा सा इग्लू मिलता है जिसे नोफेल के घायल हाथ ने शुगर क्यूब से बनाया है। वो उसे ढूंढने छत पर जाती है और खाली इग्लू सर्च करने के बाद गैब्रियल को नोफेल का पुराना अबेंडेंड टेप रिकॉर्डर मिलता है और उसे उसमें एक नई रिकॉर्डिंग मिलती है। उसे सुनने के बाद गैब्रियल को पता चलता है कि वो वहाँ से क्रेन पर कूद चुका है, जैसा कि नोफेल ने उससे एक बार डिस्कस किया था। क्रेन में कूदने के बाद नोफेल वहीं लेट जाता है और शहर की तरफ देखते हुए अकेले ही मुस्कुराता है। फिर हम उसके बचपन के फ्लैशबैक में बीच पे उसके हाथ का निशान देखते हैं, उसे क्रेन में पेरिस को निहारता हुआ देखते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि ये कहानी सुनकर हम समझ सकते हैं, आई लॉस्ट माई बॉडी की कहानी एक कटे हुए हाथ के नज़रिए से सुनाई जाती है जो इसका असली प्रोटैगनिस्ट है। यह हाथ बिना किसी खुद के ह्यूमन ट्रेट्स के किसी न किसी तरह से अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। शुरुआत से ही वो इस दुखद दुनिया में कहीं खोया हुआ सा नजर आता है जहां वो हमेशा अपने ओनर के साथ रहा है, पर अब जब वो उससे अलग हो चुका है उसे एक ही मकसद चला रहा है कि वो किसी तरह से नोफेल के पास वापस आ जाए और फिर से उसका हिस्सा बन जाए। खैर, अब यहाँ हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
जो इस फिल्म में सबसे ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि उस मक्खी का इस फिल्म में क्या सिग्निफिकेंस है। मक्खी इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म के पहले सीन से ही एक हाउसफ्लाई मेन किरदार को हर समय फॉलो करते हुए नजर आती है। खासकर उसके सबसे डिफाइनिंग मोमेंट्स में वो कहीं ना कहीं उसके आसपास तो होती ही है। ये सभी मोमेंट्स उसे उसके निर्धारित फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। कार एक्सीडेंट में पेरेंट्स को खोने से लेकर अपना हाथ काटने वाले हादसे तक मक्खी हर जगह एक अलौकिक सच्चाई की तरह मौजूद होती है। ये मक्खी बेसिकली उसकी किस्मत को रिप्रेजेंट करती है और ये सिर्फ उन मोमेंट्स में नजर आती है जो मेन किरदार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। ये वही हादसे होते हैं जो बाद में नौफल को ये मानने पे मजबूर करते हैं कि उसके हालातों पर उसका कोई काबू नहीं है। यही पल उसे उसकी नीरस एग्जिस्टेंस की तरफ झुकने पर मजबूर करते हैं। और दूसरा है इस फिल्म में एस्ट्रोनॉट का इस्तेमाल, जिसको हम समझेंगे नौफल के हाथ के जरिए। ये दुनिया हाथ के लिए एक ऑफुल और घिनौनी दुनिया है और उसका ये अपने मालिक को ढूंढने का सफर मुसीबत और आपत्तियों से भरा हुआ होता है। वो रेलवे ट्रैक पर खतरनाक चूहों का सामना करता है और ऐसे ही कई मुसीबतों का सामना करके सरवाइव कर लेता है। आखिर में अपने ओनर से मिलने से पहले जिंदगी उसे एक लास्ट चुनौती देती है। उसकी मंजिल सामने होती है और नीचे एक बिजी हाईवे होता है। हाथ एक आखिरी बार ग्राउंड की तरफ नजर मारता है और देखता है कि एक एस्ट्रोनॉट सीधा उसकी तरफ देख के नॉड करता है। फिर वो एक अम्ब्रेला लेता है और अपने सफर को एंड करने के लिए एक जायंट लीप लेता है। जल्द ही वो हाथ खुद को बहुत ही भारी ट्रैफिक के बीच पाता है, जहां वो अपने लाइफ सेवर यानी छाते को पकड़े रहने के लिए काफी स्ट्रगल करता है, पर वो हर हालात में उसे छोड़ता नहीं है। एस्ट्रोनॉट उसे अश्योरेंस का आखिरी लुक देता है और ये वो पल होता है जब वो हाथ खुद को अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पाता है, बिल्कुल अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ। ये पूरा सीन अपने आप में इस ओवर आर्किंग प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है और इसमें काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स भी शामिल हैं। बेसिकली ये हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट करती है कि ज़िंदगी कैसे अक्सर पूरी तरह अनसर्टेनिटीज़ यानी अनिश्चितताओं से भरी हो सकती है, और यहाँ तक कि ऐसे वक्त में जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, उस वक्त में भी हम अपने डिजायर्ड एम्बिशन की तरफ कोई लीनियर या सीधे रास्ते की उम्मीद नहीं रख सकते। वो हाथ एक लीप ऑफ फेथ लेता है और अपने सफ़र की अनसर्टेनिटी में एंटर करता है। उसके रास्ते में चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती जैसे वो एक्सपेक्ट करता है, पर फिर भी वो अपने सपने की डोर को छोड़ता नहीं है और अपने बनाए हुए इस तूफान से बच निकलने की उम्मीद बचाए रखता है। इस सीन में एस्ट्रोनॉट बहुत बड़ी चीज़ सिग्निफाइज करता है। जिस तरह से चांद पर लैंड करना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, उसी तरह हाथ के लिए एक बिजी रोड को क्रॉस करने जैसा छोटा काम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अगर किसी तरह से वो अपने गोल तक पहुंच गया तो ये उसके लिए चांद पर पहुंचने जैसी ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए दोस्तों, अब इसकी तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ बारे में थोड़ी और बात करते हैं। अगर हम बाकी फिल्म्स में इस हाथ जैसे किरदारों पर नज़र डालते हैं तो उन्हें एक कॉमेडिक टोन दी जाती है, भले ही वो कितने भी खतरनाक हों, पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और यही एक रीज़न है कि जेरेमी क्लैपिन की ये फिल्म इतना हैरान कर देने वाला और मूविंग एक्सपीरियंस है। आई लॉस्ट माई बॉडी इनकम्प्लीट होने के सेंस के साथ साथ एक गहन अकेलापन भी लाती है। ये फंडामेंटली अजीब तो है, पर यह विजुअली और इमोशनली बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म शुरू होती है बहते हुए खून में हाथ के पड़े रहने से। इस मोमेंट की सच्चाई हमें एंड के आसपास देखने को मिलती है। क्लैपिन यहाँ हमें हाथ की अवेकनिंग दिखाते हैं कि किस तरह वो मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी बॉडी तक पहुँचता है। इस हाथ की मजबूरी और आइसोलेशन को नोफेल के जीने के तरीके से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि ना तो उसे और ना ही उसके हाथ को इस दुनिया से ज़्यादा मतलब है, पर इनमें काफ़ी फ़र्क है। नोफेल एमलेस और उदास है, जिसके आगे कोई ऑब्वियस फ्यूचर नहीं है, पर हाथ ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। उसमें हमें कुछ सेंस ऑफ पर्पस नज़र आता है। उसका कहीं पहुंचने का काम हमें साफ नज़र आता है, और इसी चीज़ की वजह से ये कहानी एक सिंबॉलिक फेरी टेल की तरह लगती है, बजाय सरियलिज्म की एक आम एक्सरसाइज के। इस कहानी की नोफेल की तरफ सिंपैथी उसके हर खराब फैसले के साथ साथ शिफ्ट होती रहती है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक रोमांटिक ड्रामा में एक अकेला प्रोटैगनिस्ट है जिसे एक लड़की का दिल जीतना है। बाकी पलों में उसके कायर और धूर्तता वाले बर्ताव को रिस्पेक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। गैब्रियल इस दौरान एक कैरेक्टर से ज्यादा कोई दूर की फैंटेसी लगती है। फिल्म के विजुअल स्टाइल को देखें तो ये दोनों ही किरदार थोड़े शर्मीले और दुबले से हैं। ये लोग एग्जैजरेटेड हैं जो हर वक्त अननेचुरली थिन लगते हैं, और जैसे वो रंगों से भरे हुए पेरिस में इधर उधर घूमते हैं ऐसा लगता है वो यहाँ से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। डायरेक्टर क्लैपिन और को राइटर गियोम लॉरेंट इस कहानी को फैमिलियर या आसानी से एंटिसिपेट हो जाने वाली नहीं बनाना चाहते थे। इसमें ज्यादा हमें नोफेल की जिंदगी आम और बोरिंग से मोमेंट ही दिखाए जाते हैं, उसके सपने और मेमोरीज के जरिए, जो कभी नोफेल की होती हैं तो कभी उसके हाथ की। दोनों ही तरह से ये विजन्स बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग होते हैं। जैसे कि जब हाथ बीच की रेत में घुसता है और रेत उसकी उंगलियों के बीच से निकलती है। यहाँ सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ छोटी छोटी डिटेल्स इतनी परफेक्ट हैं कि हम उस रेत पर सूरज की गर्माहट को खुद महसूस कर सकते हैं। यहाँ और भी कई डिटेल्स हैं जो इस फिल्म को शेप करने में हमारी मदद करती है। नोफेल का जो घर पे शेयर्ड रूम है वो काफी लाइफलेस है, सिवाय एक सैटेलाइट की पिक्चर के जो एस्केप की एक बिटर फैंटेसी है। उसके हाथ पे जो तिल है वो हमें लगातार रिमाइंड करवाता रहता है कि जो हाथ अलग हुआ है वो नोफेल का ही है। बाकी डिटेल्स यहाँ सुनने से रिलेटेड हैं। नोफेल एक टेप रिकॉर्डर से ऑब्सेस्ड है जो बहुत पहले उसे उसके पेरेंट्स ने दिया था, और उसमें वो अपनी जिंदगी के सबसे खराब पल को बार बार जीता है, जो है उस एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग। ये फिल्म साउंड में कैप्चर किए गए पलों के आइडिया पर वापस आती रहती है। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लिसनिंग भी शामिल है। ये हमें दो चीजें बताती है कि नोफेल खुद को कष्ट देने में बहुत सारा वक्त बिताता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ऐसी फिजिकल पैसिव फॉर्म चुनता है। इस पैसिविटी से उसे बाहर ला पाना बहुत ही मुश्किल है, और ज्यादातर फिल्म उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए काम करती है जहां वो आखिरकार कुछ रियल एक्सपीरियंस करता है, और वो भी एक झूठ के पीछे छिपे बिना। ये बहुत ही इंटेंस फिल्म है। वो हाथ की पूरी जर्नी एक अच्छी थ्रिलर से कम नहीं है। यहाँ ये डिस्कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नोफेल ने अपना हाथ कैसे खोया, पर यह सवाल ज्यादा जरूरी है कि उसके बाद क्या आता है और हाथ कहाँ जाता है। क्लैपिन यहाँ एक बढ़िया टेंशन क्रिएट करते हैं और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में। फिल्म के आखिरी पलों में हाथ नोफेल तक पहुंच जाता है, पर वो फिर भी खुद को अपने ओनर से रीअटैच करने के लिए स्ट्रगल करता है। इस दौरान गैब्रियल नोफेल को रिजेक्ट कर देती है और उसे मजबूरी में अपनी दुखद यादों की तरफ वापस आना पड़ता है, जो उसे ये मानने पे मजबूर कर देती हैं कि उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है। जब फिल्म आधे रास्ते पर पहुंचती है तब एक सीन आता है जहां नोफेल गैब्रियल से पूछता है कि उसे किस्मत पे भरोसा है या नहीं। इस पर गैब्रियल के निराशा भरे रिस्पॉन्स के बाद उसका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और वो उसे समझाता है कि वो अपनी किस्मत को चुनौती दे सकते हैं कुछ एक्सट्रीमली अनकन्वेंशनल करके, जैसे उस छत से क्रेन पर कूदना। और इसके बाद हम जानते हैं कि गैब्रियल को एंड में पता चल जाता है कि उसने वाकई ऐसा ही किया। आखिर में नोफेल और उसका हाथ दोनों ही ऐसा लीप ऑफ फेथ लेते हैं जो उनकी लाइफ का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट होता है। ये क्रेन वाला इंसिडेंट वही टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी में नोफेल का विश्वास फिर से जगा देता है और उसे ये विश्वास भी दिला देता है कि जिंदगी में ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी भी उसके कंट्रोल में हैं। और आपको यहाँ ऐसा लग सकता है कि एंड में हमें वो मक्खी क्यों नहीं दिखाई देती, तो क्योंकि इस मूवमेंट ने उसकी डेस्टिनी को चुनौती दी थी जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। यही रीज़न है कि वो मक्खी हमें यहाँ नज़र नहीं आती। उसके आखिरी जंप वाले स्टेप्स उसे उसकी पास्ट की कड़वी यादों से आज़ादी दिला देते हैं। इससे उसके हाथ को भी ये एहसास हो जाता है कि उसका ओनर अब जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। हाथ धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ता है, जबकि नोफेल को एहसास हो जाता है कि हो सकता है आपको ज़िंदगी में सब कुछ ना मिले, पर उसे ज़िंदगी के साथ बेहतर रहना होगा और ज़िंदगी उसके सामने जो कुछ भी लाए उसे एक्सेप्ट करना होगा। दोनों को ये एहसास हो जाता है कि वो ज़िंदगी में जो भी करेंगे वहाँ वो अपना एक पार्ट ज़रूर छोड़ देंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपने फ्री विल के मुताबिक काम करना बंद कर देना चाहिए।
और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिछले साल आई सबसे बेस्ट एनिमेशन फिल्म है और आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आई लॉस्ट माई बॉडी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।